जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में साहित्य का सबसे बड़ा नोबेल किसे माना जाता है? आज हम बात करेंगे पुरस्कारों की जो लेखकों को अमर बना देती है। सबसे पहले है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह लेखक की किसी एक किताब के लिए नहीं बल्कि उसकी जीवन भर की तपस्या के लिए दिया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। दूसरा सम्मान है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान इसका खास मकसद हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है, जो पिछले 10 सालों की सबसे बेहतरीन हिंदी कृति को दिया जाता है। चलिए देखते हैं उन महान लेखकों की लिस्ट जिन्होंने ये सम्मान जीतकर हिंदी का मान बढ़ाया। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का शिखर। उद्देश्य यह है भारतीय भाषाओं के लेखकों को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पहचानना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देना। महत्व है, यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है जिसे साहित्य का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्य का नोबेल भी कहा जाता है। क्यों दिया जाता है? यह लेखक की जीवन भर की साधना और समाज को नई सोच देने वाली रचनाओं के लिए दिया जाता है। समाज को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख कौन सा है, देखते हैं। पहला में है 1968 सुमित्रा नंदन पंत का है, रचना है चितंबरा, एक काव्य है, एक इम्पोर्टेंट काव्य है। 1972 रामधारी से दिनकर का है उर्वशी, ये भी इम्पोर्टेंट काव्य, ये भी इस पर मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तीसरा है 1978 आज्ञे का है, रचना है कितने नाव में कितने बार, रचना का नाम है कितने नाव में कितने बार, इस पर मिला था, ये भी नोट डाउन कीजिएगा, इम्पोर्टेंट तीनों रचना है। 1982 महादेवी वर्मा का यामा, एक काव्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है। उसके बाद है 1992 में है श्री नरेश मेहता का है संपूर्ण साहित्य, इसको संपूर्ण साहित्य पर मिला था, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। 1999 में निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य, इसको भी संपूर्ण साहित्य पर मिला था। 2005 कुंवर नारायण संपूर्ण साहित्य पर मिला था, इसको भी। 2013 केदारनाथ सिंह का संपूर्ण साहित्य पर मिला था, इसको भी। 2017 कृष्णा सोबती को मिला था, संपूर्ण साहित्य पर मिला था। 1982 महादेवी वर्मा को इस रचना पर मिला था, यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें निहार, रश्मि, संध्या गीत, निर्जय ये संकलित था, इंपॉर्टेंट काव्य, नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी बात है हम लोग व्यास सम्मान में है हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ाने वाला। उद्देश्य है पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी की सबसे उत्कृष्ट कृतियों को चुनकर लेखक का उत्साह बढ़ाना था। इस पर इसका महत्व है, यह शुद्ध रूप से हिंदी भाषा की सेवा और उसके प्रचार प्रसार की समर्पित करना है, ताकि लेखक हिंदी में और भी प्रभावशाली और गुणवत्तापूर्ण साहित्य लिखने के लिए प्रेरित हो। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं, हिंदी भाषा का गौरव है। इतिहास गवाह है, योद्धा तलवार से जीती जाती है और समाज कलम से जीती जाती है। व्यास सम्मान प्रमुख में 1991 रामविलास शर्मा, भारत के प्राचीन भाषा परिवार, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। 1992 शिव प्रसाद सिंह का है नीलाचंद ये उपन्यास है। 1994 धर्मवीर भारती का है सपना अभी भी, रचना का नाम है सपना अभी भी, एक काव्य है, धर्मवीर भारती का एक काव्य है। 1999 श्रीलाल शुक्ल का है विश्रामपुर का संत, रचना का नाम विश्रामपुर का संत है, ये उपन्यास है, इंपॉर्टेंट रचना वाला। 2003 चित्र मुदगल का है आवा, रचना का नाम है आवा, ये उपन्यास है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 2007 कृष्णा सोबती का समय सरगम, बड़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, समय सरगम, ये भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, कृष्णा सोबती का समय सरगम उपन्यास है ये ला। 2008 मन्नू भंडारी एक कहानियां भी, ये बहुत ही अच्छा रचना है, आत्मकथा है, इस पर मिला था भारतीय व्यास सम्मान मिला था इसको। 2012 नरेंद्र कोहली का ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास है वाला, ना भूतो ना भविष्यति, इस पर मिला था इसको भारतीय व्यास सम्मान मिला था। 2013 विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश, रचना का नाम है व्योमकेश दरवेश जीवनी, ये है, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। कमल किशोर गोयनका
प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रम अनुसार अध्ययन। रचना का नाम है प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रम अनुसार अध्ययन। ये रचना का नाम इतना बड़ा रचना है, किसका है? कमल किशोर गोयनका का है। इन नामों को सिर्फ याद मत कीजिए, इनके शब्दों को महसूस कीजिए। अगर आप भी हिंदी प्रेमी हैं तो ये नाम आपके दिल के करीब होने चाहिए। लेखक से जुड़े रोचक तथ्य है। मधु वर्मा यामा उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि न केवल एक महान कवित्री थी बल्कि एक शानदार पेंटर भी थी। उन्होंने अपनी किताब के स्केच खुद बनाए थे। बहुत बड़ी बात है, अपनी किताब के खुद स्केच बनाए थे। दूसरा में है सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका जन्म हिमालय की गोद कौसानी में हुआ था, इसलिए उनकी कविताओं में प्रकृति सजीव हो उठती है। तीसरा पॉइंट, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी जो लिखा था, इन्हें अधैर्य का कवि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अधैर्य कवि कहा जाता है दिनकर को। इनकी कविताएं जोश भर देती है, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली है। चौथा में आज्ञे, उनका असली नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। आज्ञे नाम इन्हें जैनेन्द्र कुमार और प्रेमचंद जैनेन्द्र कुमार और प्रेमचंद जी ने दिया था, क्योंकि इनकी रचनाओं को समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये बात तो सही है। तो ये अपनी बेबाक लिखावट के लिए जानी जाती थी। उन्होंने समय सरगम जैसी कालजयी रचनाएं दी और साहित्य अकादमी का फेलोशिप भी प्राप्त की। 1982 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक किताब के लिए नहीं बल्कि लेखक के संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा था। 1982 के बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो का सार ये है, इन पुरस्कारों का मुख्य लक्ष्य कलम के सिपाहियों का सम्मान करना है, ताकि समाज में ज्ञान, संस्कृति और नई सोच का विस्तार होता रहे। शब्द मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। आप भी अपनी पसंद रचना कमेंट में लिख दीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को शेयर करके आप भी ज्ञान बांटिए। आज का सवाल है, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? कमेंट में बताओ, देखते हैं किसे पता है। जय हिंद, जय भारत।